हेलो फ्रेंड्स, मैं पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वित्तीय प्रबंध की भूमिका के बारे में। आपके समक्ष इधर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आ जाइए जल्दी से, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वित्तीय प्रबंध की भूमिका के बारे में। वित्तीय प्रबंध हम पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो आप जल्दी से जाके पहले वो वीडियो उस पर जाकर वित्तीय प्रबंध के बारे में पढ़ लीजिए, ताकि उसकी भूमिका के बारे में पढ़ना आपके लिए काफी आसान रहेगा। तो आज हम बात करते हैं वित्तीय प्रबंध की भूमिका के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे आ जाते हो, आपको अच्छे से दिखेगा, स्थायी संपत्तियों का निर्धारण। देखिए, बिजनेस के अंतर्गत स्थायी संपत्तियां होती है, चालू संपत्तियां होती है, इन सब का बिजनेस के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहले स्थायी संपत्तियों का निर्धारण। अब वित्तीय प्रबंध की भूमिका के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, पर उसके अंतर्गत स्थायी संपत्तियों का निर्धारण भी किया जाना चाहिए, और कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, एक व्यवसायिक संगठन के लाभों में संपत्तियों का, स्थायी संपत्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक व्यवसायिक संगठन जो होता है उसके अंतर्गत स्थायी संपत्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहुत ही इजी है, समझ में आ रहा है, सरल है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों में कुल विनियोग तथा प्रत्येक स्थायी संपत्ति में किए जाने वाली विनियोग का निर्धारण किया जाता है। अब देखिए, आपको ये लाइन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि विनियोग क्या होता है। विनियोग एक ऐसा धन है जो व्यवसाय के स्वामीदार, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो भविष्य का सोचकर या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस धन की बचत करते हैं वो विनियोग कहलाता है। जैसे कि आपको मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी विनियोग के बारे में, अभी भी बता रही हूँ। विनियोग एक ऐसी धनराशि होती है जिसे भविष्य का सोचकर या फिर किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बचा के रखा जाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत जो कुल विनियोग है कि इतना हमने कुल टोटल विनियोग रखा है स्थायी संपत्तियों पर खर्च करने के लिए, स्थायी संपत्तियों पर लगाने के लिए, पर हम इसमें से कितना विनियोग, कितना धन हम खर्च करेंगे स्थायी संपत्तियों पर, इसका निर्धारण वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। स्थायी संपत्ति का निर्धारण का मतलब क्या, हमने कुल कितना विनियोग, कितना धन बचा कर रखा है संपत्तियों के लिए, किसकी है, स्थायी संपत्तियों के लिए, और उनमें से हम कितनों का स्थायी संपत्तियों पर व्यय करेंगे, उसका विनियोग करेंगे, उसका यूज करेंगे। इसका निर्धारण वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी है, बस आपको समझना पड़ेगा ये चीज क्या है। अब सबसे पहले हमारा हो गया स्थायी संपत्तियों का निर्धारण। अब हम बात करते हैं चालू संपत्तियों का निर्धारण, कि चालू संपत्तियां, जैसे कि स्थायी संपत्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है बिजनेस में, उसी प्रकार दोस्तों चालू संपत्तियों का भी व्यवसाय के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिजनेस के अंतर्गत हर एक कदम पर हमें चालू संपत्तियों की आवश्यकता पड़ती है। कभी भी चालू संपत्तियां भी हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में काफी हद तक मदद करती है, उसकी काफी भूमिका है। तो देखिए, व्यवसाय में दिन प्रतिदिन व्यवहार करने के लिए, मतलब ट्रांजैक्शन करने के लिए चालू संपत्तियों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, चालू संपत्तियों की। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत चालू संपत्तियों में कुल विनियोग तथा प्रत्येक चालू संपत्तियों पर विनियोग का निर्धारण किया जाता है। स्थायी संपत्तियों में निवेश बढ़ने से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। अब जैसे कि देखिए, कुछ का चालू संपत्तियों के लिए भी पैसा बचाए रखा जाता है कि इतना धन जो है चालू संपत्तियों के लिए बचाया जा रहा है, विनियोग के लिए, पर उसमें से हम कितना धन चालू संपत्तियों पे खर्च करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या सही रहेगा, इसका निर्धारण करना ही चालू संपत्तियों का निर्धारण कहलाता है। इसके वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत चालू संपत्तियों का निर्धारण किया जाता है कि कितना हम उस पर विनियोग करेंगे, किस चालू संपत्ति पर हम धन लगाएंगे, कितना लगाना चाहिए, ये सब हम इसके अंदर निर्धारण
करते हैं। जैसे कि हमें कभी स्टेशनरी की जरूरत पड़ जाती है तो ये चालू संपत्ति। स्थायी संपत्तियां जो दीर्घकालीन तक के लिए चलती है और चालू संपत्तियां जो अल्पकालीन समय तक के लिए चलती है। बट स्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियां दोनों की भूमिका व्यवसाय के अंतर्गत बहुत ज्यादा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्धारण। और दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिए। चलिए हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्धारण। अब देखिए वित्त दीर्घकालीन और अल्पकालीन, जब भी व्यवसाय को वित्त की उपलब्धता होती है, वित्त की जरूरत होती है, तो दो तरीके से वित्त प्राप्त कर सकते हैं, तो दीर्घकालीन और एक अल्पकालीन। दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक के लिए और अल्पकालीन यानी कम समय के लिए। अब देखिए इसके बारे में पता करते हैं। व्यवसाय की कुल वित्तीय आवश्यकता को दीर्घकालीन व अल्पकालीन स्रोतों से पूरा किया जा सकता है। व्यवसाय को जो वित्त की आवश्यकता है उसको दो तरीकों से पूरा किया जा सकता है, दीर्घकालीन व अल्पकालीन स्रोतों से। अब दीर्घकालीन अल्पकालीन कई स्रोत होते हैं। बिजनेस में हम चाहे तो दीर्घकालीन स्रोत से भी धन की आवश्यकता को पूर्ति कर सकते हैं और अल्पकालीन स्रोत से भी हम धन की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। फिर देखिए वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत दोनों प्रकार के वित्तीय स्रोतों के अनुपात का निर्धारण किया जाता है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत अल्पकालीन और ऋणकालीन दोनों का ही निर्धारण किया जाता है, दोनों के अनुपात का निर्धारण किया जाता है। वित्तीय प्रबंध में तरलता व लागत विश्लेषण कर दोनों वित्तीय स्रोतों के अनुपात का निर्धारण किया जाता है। अब वित्तीय प्रबंध हमें बताता है कि हमारे लिए दीर्घकालीन स्रोत उचित है, अल्पकालीन स्रोत उचित है, हमें कितनी दर से दीर्घकालीन स्रोत का उपयोग करना चाहिए, कितना अल्पकालीन स्रोत का उपयोग करना चाहिए, उसके अनुपात का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हमें वित्तीय प्रबंध बताता है। हमारे व्यवसाय के लिए क्या सही है, दीर्घकालीन स्रोत आवश्यक है या अल्पकालीन स्रोत आवश्यक है। क्योंकि देखिए हमने जैसे कि पहले पढ़ा, जितना हो सके हमें कम लागत पर अधिक इनकम की जरूरत होती है। तो ये होता है दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्धारण। फिर दोस्तों हम बात करते हैं दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के अनुपात का निर्धारण। अब दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने के कई सारे स्रोत होते हैं, उसमें से कुछ मैंने यहाँ पर आपके समक्ष रखे हैं। जैसे कि देखिए दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत में क्षमता अंश पूंजी जिसे इक्विटी शेयर कैपिटल कहा जाता है, और पूर्वाधिकार अंश पूंजी, ये सब शेयर है जिसे हम बेचकर इनकम प्राप्त कर सकते हैं। पर ये सब दीर्घकालीन स्रोत है, हम जिससे हम दीर्घकाल तक के लिए वित्त की पूर्ति कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। पूर्वाधिकार अंश पूंजी, संचित लाभ, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण आदि मुख्य है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों का अनुपात निश्चित किया जाता है। वित्तीय प्रबंध इन अनुपातों को नियमित करने में सहायता करता है। वित्तीय प्रबंध हमें बताता है कि कौन सा हमारे लिए सही है, हमारे लिए उचित रहेगा, हमें किस शेयर को बेचना चाहिए, हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, जिससे ऑब्वियसली जिससे हमें इनकम ज्यादा मिलेगी, हम उसी शेयर को पहले बेचेंगे और हम उसी स्रोत का यूज करना ज्यादा बेहतर समझेंगे, जिससे हमें इनकम ज्यादा प्राप्त हो रही हो और लागत कम लग रही हो। फिर हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल, लाभ और हानि खाते की सभी वस्तुएं। वित्तीय प्रबंध निर्णय व्यवसाय के लाभ और हानि खाते की वस्तुओं को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अधिक ऋणों के उपयोग का अर्थ है अधिक ब्याज व्यय। अब जैसे कि हमें इनकम तो चाहिए, पर इनकम की लालच में हम अपना व्यय ज्यादा नहीं कर सकते, नुकसान नहीं। जो वित्तीय प्रबंध हमें बताता है कि जितना हो सके हमें जोखिमों से बचकर रहना चाहिए। जितना हम दीर्घकालीन ऋण लेते हैं, दीर्घकालीन स्रोत का यूज करते हैं, तो हमें उतना ही जोखिम भी होता है। जैसे कि दीर्घकालीन ऋण ले लेते हैं लंबे समय के, तो हमें उतना ब्याज भी व्यय करना पड़ता है, जो एक बिजनेस के लिए जोखिमपूर्ण है। तो जो भी कार्य किया जाता है उसका सोच समझकर उपयोग किया जाना चाहिए और वित्तीय प्रबंध के अनुसार हमें उसका निर्धारण
कर लेना चाहिए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा वित्तीय प्रबंध की भूमिका के बारे में, जिसमें 5 पॉइंट है और ये आप लोगों को समझकर अच्छे से लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।